जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खेती का औद्योगिकरण हो रहा है, भूजल का स्तर लगातार गिरावट की ओर है। भारत के अन्नदाता राज्य पंजाब में भूजल का स्तर 1 मीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे गिर रहा है। उधर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका का जल स्तर 11 सालों में 35 मीटर गिरने की खबर है। पानी की हर बूंद है जीवन, जीविका और जीवनचर्या सब निर्भर है कुदरत के इस वरदान पर। जैविक जगत के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर ये भोजन और ऊर्जा पहुंचाने के लिए माध्यम का काम करता है। पानी जंतु जानवरों, इंसान, पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन साफ पानी की उपलब्धता दुनिया के लिए एक चुनौती बन रही है। यूं तो जल के सारे स्रोत इस समय अत्यधिक दबाव में हैं, लेकिन सबसे अधिक संकट है भूजल पर। दुनिया भर में घरेलू जरूरत के पानी का 85% और सिंचाई का 40% हम भूजल से प्राप्त करते हैं। आधुनिक खेती की तो रीढ़ है भूजल। सिर्फ पिछली सदी के दौरान ही खेती के लिए भूजल के दोहन की दर 8 गुना बढ़ चुकी है। पृथ्वी पर पानी बादलों, तालाबों, नदियों, महासागरों के अलावा धरती के भीतर भी मौजूद है। एक चक्र के तहत ये पानी एक से दूसरी जगह घूमता रहता है, जिसे कि जल चक्र कहते हैं। पूरे पानी का 97% हिस्सा है समुद्रों में, लेकिन ये पानी खारा है। बाकी बचा 3% पानी मीठा है, लेकिन इसका भी 2/3 हिस्सा जमा हुआ है बर्फ और हिमनदों के रूप में। थोड़ा हिस्सा है तालाबों, नदियों, झीलों के रूप में। और कुल पानी का 0.5% के बराबर हिस्सा है धरा के भीतर भूजल के रूप में। लेकिन हकीकत है कि ना तो ये सारा पानी निकाला जा सकता है और ना ही इसकी उपलब्धता हर जगह एक जैसी है। कैसे पहुंच जाता है पानी नीचे धरती के गर्भ में? कवियों को कल्पना देने वाली बारिश एक और महत्वपूर्ण काम करती है। धरती की सतह को सबसे ज्यादा पानी मॉनसून के इन्हीं 4 महीनों में मिलता है। भारत में 80% बारिश सिर्फ मॉनसून के दौरान ही होती है। इसी वजह से भूगर्भीय स्रोतों का सबसे अधिक रिचार्ज या पुनर्भरण भी इसी काल में होता है। सतह पर बहता पानी धीरे धीरे रिसता रहता है। रिसन की गति निर्भर करती है जमीन की प्रकृति पर। चट्टानी और पथरीली भूमि से रिसाव कम होता है। तालाब बनाने के लिए इसी तरह की भूमि का इस्तेमाल होता है, ताकि पानी लंबे समय तक सतह पर रुका रहे। वहीं पोली और सरंध्र भूमि से पानी आसानी से नीचे रिस जाता है। धीरे धीरे पानी नीचे और नीचे की ओर बहता रहता है। नीचे कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नीचे आता पानी यहां स्पंज की तरह सोख लिया जाता है। इन सरंध्र चट्टानों को एक्विफर कहते हैं। जहां तक नीचे की सतहें पानी से संतृप्त हो जाती हैं, उससे उस जगह के भूजल तल का निर्धारण होता है। किसी इलाके के भूजल के तल का अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं वहां के कुएं। अगर कुएं का तल ऊपर है, भूजल स्तर अच्छा है, और कुआं अगर गहरा है तो भूजल काफी नीचे है। सतह के पानी के समान भूजल भी अलग अलग तलों पर नीचे की ओर बहता रहता है, समुद्र की ओर। भूगर्भीय चट्टानों की कोई परत कई बार नीचे बहती किसी धारा के आड़े आ जाती है। ये पानी आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं पड़ा रहता है, कई बार तो लाखों सालों तक। इस पानी को जीवाश्म भूजल या फॉसिल ग्राउंड वाटर कहते हैं।
आम समझ है कि किसी स्थान का भूजल वहीं से नीचे जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार भूजल भरने का स्रोत उससे निकाले जाने के स्रोत से बहुत दूर होता है। भूजल की बारीकियों को बहुत पहले ही लोगों ने समझ लिया था, और यह भी समझ लिया था कि किसी ऊंचाई वाली सतह पर पानी रोककर नीचे के इलाकों के भूजल स्तर का निर्माण किया जा सकता है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल काम है। इसीलिए जहां भी सूखे की आशंका थी, लोगों ने सतह पर पानी रोककर भूजल को रिचार्ज करने की व्यवस्था की। भारत का एक दक्षिण प्रदेश तमिलनाडु, जहां बारिश औसत है और कावेरी के अलावा कोई बारहमासी नदी नहीं है। यहां साल में 600 से 1200 मिलीमीटर के बीच बारिश होती है। इसका भी सबसे बड़ा हिस्सा गिरता है मॉनसून के दौरान। बहुत पहले ही लोगों ने जान लिया था कि मॉनसूनी पानी का संग्रहण ही उन्हें सूखे की आशंका से छुटकारा दे सकता है। पिछले 1000 साल के दौरान मॉनसूनी पानी को एकत्र करने का एक बड़ा तंत्र विकसित कर दिया तमिलनाडु में लोगों ने। चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर एक तालाब, मधुरांतकम। एक जमाने में तमिलनाडु में ऐसे छोटे बड़े 40,000 तालाब हुआ करते थे, जो बारिश में बहते पानी को बड़े पैमाने पर एकत्र करने का काम करते थे। इन तालाबों से नहरें निकलती जो खेतों को पानी देती, और तालाबों के नीचे रिसता पानी भूजल के रूप में निचले इलाकों के कुओं को रिचार्ज करने का काम करता। अगली बारिश तक तालाब भरा रहे, इसलिए एक नियम के तहत ही इससे पानी निकाला जाता था। लेकिन धीरे धीरे इन इलाकों में खेती की व्यवस्था बदल गई। तालाब के बिल्कुल बगल का एक खेत, एक तरफ खेत में तालाब की नहर से पानी आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान ने एक बड़ा नलकूप भी खोद रखा है। पहले किसान साल में लंबी अवधि की 2 फसलें लेते थे और बीच में खेत को परती छोड़ते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां खेती का तरीका बदल गया। अब किसान संकर किस्म की धान की 3-3 फसल की ओर मुड़ चुके हैं। तालाब से मिलता नियमबद्ध पानी उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। नतीजन तालाब के रकबे में ही नलकूप खोदने का चलन चल निकला। यहां के सब किसान जानते हैं कि उनका नलकूप तालाब द्वारा बनाए जा रहे भूजल से संबद्ध है, और गर्मी के मौसम में तालाब के बगल तक के नलकूप की धारा पतली हो जाती है। लेकिन तालाब से दूर के इलाकों में नलकूप खेती की ओर मुड़े किसानों के हालात अब खराब हो चले हैं। मधुरांतकम से 1 किलोमीटर दूर खेत खाली पड़े हैं। सीमांत और मझोले किसान साल में एक फसल की ओर मुड़ चुके हैं। किसान ने बताया, बारिश के बाद की पहली फसल के बाद भूजल इतना नीचे चला जाता है कि उनके लिए फसल को सींचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने दूसरी फसल लेना बंद कर दिया है। तमिलनाडु में फैले तालाब कई तरह से भरते थे, जिसमें से एक मुख्य था चेन टैंक व्यवस्था। मॉनसूनी नदी के पानी को एक बड़े टैंक की ओर मोड़ा जाता था। जब यह टैंक भर जाता तो इसका अतिरिक्त पानी इससे नीचे के टैंक को भरता। इसी तरह आगे के टैंक भरते। प्रबंधन, लगातार मरम्मत और देखभाल इस व्यवस्था की रीढ़ थी, जो आज का समाज नहीं दे पाया। धीरे धीरे ये व्यवस्था टूटने लगी। लोग पानी को इस्तेमाल करने के नियम भूल गए। कभी सतही पानी और भूजल के सोचे समझे और लंबे इस्तेमाल के लिए बना तालाब तंत्र आज भूजल दोहन के उदाहरण में बदल चुका है। चेन्नई के पास स्थित एक विशालकाय सरोवर चेम्बरमपक्कम, ये उन दुर्लभ सरोवरों में से एक है जो कभी कभार पूरा भर पाता है। लेकिन खेती और कुओं की बजाय इससे सीधे पानी खींचा जाता है चेन्नई शहर की जरूरतों के लिए। लोग इन टैंकों और भूजल के संबंध को भूल से चले हैं, जो कि तमिलनाडु को कम वर्षा वाला इलाका होने के बावजूद भूजल से पर्याप्त रखता था। तमिलनाडु भारत के उन 7 राज्यों में शुमार हो गया है जहां भूजल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, जो खेती और जीविका दोनों पर असर दिखाने लगा है।
भूमिगत पानी का सीधा रिश्ता इस दर से है कि नीचे रिसकर कितना पानी पहुंच रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के खेती प्रधान अधिकतर इलाकों में भूजल तेजी से नीचे गिरने की खबर है। 60 के दशक के बाद भारत में नलकूप खनन पर जोर दिया गया और अगले कुछ सालों तक देश भर में प्रतिवर्ष 1.25 लाख नलकूप खुदते रहे। इनमें से सबसे ज्यादा नलकूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के इलाकों में खोदे गए। पंजाब में आज 400 फुट गहरा नलकूप खोदना आम बात हो गई है। बिल्कुल इसी तरह की स्थितियां देश की राजधानी दिल्ली और सटे राज्य हरियाणा की हो गई हैं। वहीं खबर है कि गुजरात के कुछ इलाकों में भूजल स्तर 10 फीट प्रतिवर्ष की दर से नीचे गिर रहा है। तमिलनाडु में चेन्नई की आपाधापी घनी आबादी और भीड़ भाड़ के बीच किसी तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए एक दलदल। जैव विविधता की दृष्टि से दलदल बहुत समृद्ध इलाके हैं जो जीव जंतुओं के साथ वनस्पतियों को भी आश्रय देते हैं। लेकिन आज शायद लोग भूल चुके हैं कि ये इलाके भूजल के भंडारण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक हैं। एक सोखते या स्पंज की तरह ये बारिश को सोख कर आसपास के इलाकों के भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करते रहते हैं। इसीलिए सतही स्रोतों के दुष्प्रभाव का असर उस इलाके के भूजल पर तुरंत दिखाई पड़ता है। दलदल एक तरफ से पाटा जा रहा है शहर द्वारा पैदा किए जा रहे कूड़े से। बहुत बड़ा इलाका पहले ही कूड़े से भर चुका है। यह कूड़ा ना सिर्फ वायु प्रदूषण पैदा करता है बल्कि इससे निकल रहे रसायन सीधे पानी के साथ घुलकर स्थानीय भूजल के चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। कई वैज्ञानिक जांचों से पता चलता है कि इस क्षेत्र के कुओं में कई हानिकारक रासायनिक तत्व मिलने लगे हैं। प्रदूषित भूजल स्रोतों को साफ कर पाना असंभव सा काम है और उस जगह को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। शोध बताते हैं कि भूजल के स्रोतों को सबसे बड़ा खतरा लैंडफिल्स, खुले में रखे गए कूड़ा घरों, तेल भंडारणों, रासायनिक फैक्ट्रियों, रासायनिक खेती और सीवेज सिस्टम से होता है। इसीलिए ऐसी संयंत्रों को लगाने से पहले उस स्थान के भूजल के प्रवाह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पर भूजल का प्रदूषण मानवीय त्रासदी के रूप में नजर आता है। जहां खेती प्रभावित होती है, लोगों के जीवन प्रभावित होते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रदूषित पानी की वजह से पूरी दुनिया में रोजाना 14,000 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। समुद्र से सटे तटीय इलाकों की ओर चलें तो भूजल कुछ और ही कहानी कहता है। सामान्य तौर पर तटीय इलाकों के पास के इलाकों में समुद्री खारे जल और भूजल के बीच संतुलन होता है। भूजल स्रोतों का लगातार भराव इस खारे पानी के लिए एक बैरियर का काम भी करता है और तटों पर भी मीठा पानी मिलता रहता है। लेकिन भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात में हालात कुछ और हो चले हैं। यहां क्षमता से अधिक दोहन की वजह से स्रोतों का भराव नहीं हो पा रहा है और संतुलन गड़बड़ा गया है। परिणाम स्वरूप समुद्री खारा पानी भूजल की जगह लेने लगा है, जिसका असर खेती और जनजीवन दोनों पर पड़ रहा है। भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र का एक गांव रालेगाम सिद्धि 80 के दशक में पानी के संकट के बीच लोगों को एक नया संदेश देता उभरा ये गांव के ही एक नागरिक अन्ना हजारे के नेतृत्व में समाज उठ खड़ा हुआ, साल दर साल आ रहे सूखे से निपटने के लिए। भूमि की ढलान के मुताबिक बरसात के बहते पानी को रोकने के लिए जगह जगह बंद बनाए गए। कई जगहों पर पानी को जमा किया गया। बड़े पैमाने पर जमीन की कॉन्टूर बंदी की गई। प्रयास किया गया पानी की हर बूंद को रोकने का और कभी सूखे से त्रस्त रहने वाला गांव भूजल से संपन्न हो गया। अन्ना हजारे के प्रयासों ने दूर तक लोगों को पानी संजोने की ओर प्रेरित किया।
हाल ही में पानी बचाने की एक बेहद सफल प्रयास की तस्वीर उभरी है राजस्थान से। भारत के पश्चिमी कोने में पसरा मरुस्थल राजस्थान। इसी मरुस्थल में स्थित है एक गांव लापोड़िया, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है, जहां समाज एक हो जाता है, पानी की तस्वीर बदल जाती है। लापोड़िया के रास्ते में एक दूसरे गांव का सामुदायिक चारागाह, जो एक विशाल बंजर मैदान में बदल चुका है। कभी यहां घास का हरा मैदान रहा होगा, जो भूजल को रिचार्ज करने का काम भी करता होगा। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी बही, घास ने उगना बंद कर दिया और पानी को थामने का कोई जरिया नहीं बचा। और अब यहां गड़रिये भी नहीं रुकते। इसका बंजर होना बताता है कि गांव की सामुदायिक काम करने की सोच किस हद तक टूट चुकी है। सुना है कभी लापोड़िया भी इस हालत में ही था। बोर्ड से शुरू होती है लापोड़िया की सीमा। लापोड़िया में चल रहे परिवर्तन को रेखांकित करता यह बोर्ड बताता है गोचर को लेकर गांव द्वारा बनाए गए नियमों को। साथ ही शुरू हो जाता है लापोड़िया का गोचर, जो रोजाना सैकड़ों पशुओं की चराई की क्षमता विकसित कर चुका है। गोचर का स्वास्थ्य इंगित करता है कि इस गांव का समाज अपने संसाधनों का किस तरह ख्याल रखता है। गांव की वानगी भी कुछ ऐसी ही निकली। हरा भरा गांव इंगित करता है कि भूजल का स्तर यहां अच्छा है। लापोड़िया की कहानी जीवट की कहानी है। महीना जुलाई का। पौ फटने के साथ ही पानी बचाने के काम में जुटे लक्ष्मण सिंह निकल पड़ते हैं गांव द्वारा बनाए चौकों की ओर। अपने साथियों के साथ वो देखना चाहते हैं कि रात की हल्की बारिश से चौके कितने भर चले हैं। आज लापोड़िया अपने चौकों की वजह से जग प्रसिद्ध हो चुका है। चौकों के पीछे एक सरल सिद्धांत काम करता है, वो है पानी की बूंदों को वहीं थामना जहां वो गिरती हैं। धरती के भीतर जाकर ये भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने का काम करती हैं। चौकों के निर्माण में किसी स्थान की ढलान के मुताबिक 3 तरफ से मेड़बंदी की जाती है। निचली ढलान पर बनी मेड़ सबसे ऊंची 9 इंच की होती है, जो बहते पानी को रोकने का काम करती है। ढलान पर बहता पानी इस मेड़ पर रुक जाता है और पीछे की ओर भरना शुरू हो जाता है। अगर एक चौका भर गया तो पानी ऊपर की ओर से मुड़कर अगले चौके में चला जाता है। चूंकि उसके मुड़ने की जगह ऊंचाई पर है, तो पानी के प्रवाह में गति नहीं होती। मरुस्थल में मिट्टी की परत बहुत पतली होती है, जो हल्के से पानी से बह जाती है। चौके पानी के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। वो इसे थामते हैं, जो धीरे धीरे धरती में नीचे चला जाता है। इन्हें गोचर में बनाया जाता है, जो कि गांव की सार्वजनिक भूमि होती है। चौकों के बीच तरह तरह के गड्ढे कुइयां बनाकर पानी को नीचे जाने के और भी रास्ते दिखाए जाते हैं। गांव की साझा समझ के आधार पर 15 साल से चल रहे इस प्रयास ने गोचर की काया पलट कर रख दी। गांव के पशुओं को चारा देने के अलावा यह गोचर गांव के भूजल के लिए एक बड़े स्पंज का काम करता है। लेकिन गांव सिर्फ यहीं नहीं थमा। उन्होंने बरसात के पानी की हर एक यूं ही बहती धारा को थामने का संकल्प भी लिया। यह है गांव का सबसे बड़ा तालाब, अन्न सागर, गांव की खेती का जीवन। एक दिशा से आती पानी की बहती धाराएं इस तालाब को भरने का काम करती हैं। दूसरी तरफ हैं 2 और तालाब, जिन्हें नाम दिया गया फूल सागर और देव सागर। ये भरते हैं दूसरी दिशाओं से बहकर आ रहे बरसात के पानी से। इन
तालाबों के साथ ही गांव ने इस पानी के इस्तेमाल के नियम भी बनाए। अन्न सागर को सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। गांव का कोई भी व्यक्ति इस पानी को निकाल सकता है। दूसरी तरफ फूल सागर और देव सागर से पानी निकालना प्रतिबंधित है। ये पानी पूरे साल भर बना रहता है। इसका एक ही काम है, गांव के कुओं को भरा रखना। कुछ उसी तरह का काम जिसके तहत तमिलनाडु के तालाब बनाए गए थे। आज गांव की पानी की व्यवस्था इतनी मजबूत है कि जहां दूसरे इलाकों में लोग 300 मिलीमीटर वर्षा को सूखाग्रस्त क्षेत्र बताते हैं, ये गांव इससे अपने पूरे साल की जरूरत का पानी सोख लेता है। 10 से 12 लाख रुपए का दूध उत्पादन करता है और साल में दो फसलें देता है। रालेगांव सिद्धि लापोड़िया के प्रयोग बताते हैं कि पानी संजोने का काम वहीं सफल हुए जहां समुदाय एक होकर पानी की हर बूंद को संजोने निकल पड़ा। जरूरत है इन प्रयासों को मजबूत करने और फैलाने की, ताकि लोग अपने स्तर पर पानी को संजोना सीखें।